हेलो फ्रेंड्स, फोकस एग्जाम तक यूट्यूब चैनल पे स्वागत है आप लोग का। आज मैं आप लोग के लिए सुपर 30 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके आगामी एग्जाम बिहार दरोगा और दिल्ली पुलिस के लिए रामबाण साबित होगा। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण लिया गया है जिसका मैं फुल डिस्कशन करवाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो मेरे दोस्त, पहला क्वेश्चन कर रहा है कि आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित था। तो आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आपको व्यवसाय पर आधारित था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। तो इस प्रश्न को आप लोग याद रखिएगा कि आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो व्यवसाय पर आधारित था, ठीक है। और इसको आप लोग ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक स्थान का उल्लेख भी मिलता है जिसमें बोला गया था कि मेरे पिता यानी वैद्य है और मेरी माता चक्की चलाने वाली और मैं कवि हूँ। तो ऐसा स्टेटमेंट आपको देखने को मिला होगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए आपके एग्जाम में वेद से जोड़कर 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले वेद को किसने लिखा था, तो वेद को आपको पता है वेद व्यास जी लिखे थे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, वेद व्यास जी, ठीक है। आपको ये बेसिक जानकारी पता होगा। वेदों की संख्या कितने हैं, टोटल 4 है। आपको ऋग्वेद जो होता है सबसे प्राचीन वेद है, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन देखो ऋग्वेद से भी पूछा जाता है कि आपको तीसरे मंडल में आपको गायत्री मंत्र देखने को मिलेगा। थर्ड मंडल में गायत्री मंत्र है, तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का चर्चा है, ठीक है। और आपको 9वें मंडल में आपको पता है सोम देवता का चर्चा किया गया है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और 10वें मंडल में आपको क्या मिलेगा, तो 10वें मंडल में आपको 4 वर्ण जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और द्वैष्य शूद्र का भी उल्लेख मिलता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। गोत्र शब्द का भी उल्लेख आपको पता है, इसी वेद में भी किया गया है, यानी ऋग्वेद में किया गया है। तो इसको भी आप लोग याद रखना, जो गोत्र शब्द का चर्चा किया गया है तो ये आपको उल्लेख मिलता है, यानी ऋग्वेद में मिलता है। और ये भी पढ़े होंगे कि ऋग्वेद में गाय के लिए अधन्य शब्द का भी प्रयोग किया गया है। तो यहाँ से 4-5 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। 2-3 क्वेश्चन देखो और पूछा जाता है। ऋग्वेद तो आपको मैं बता दिया था कि सबसे प्राचीन वेद है, ठीक है। और यहाँ आपको यजुर्वेद में अगर आते हैं तो यजुर्वेद में आपको पता हो कि यजुर्वेद जो है गद और पद वाला वेद है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। गद प्लस पद वाला वेद कौन सा हो जाएगा आपका, यजुर्वेद हो गया। सामवेद तो आपको पता है, सामवेद में आपको गायन से रिलेटेड है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो अथर्ववेद बच गया, तो अथर्ववेद में आपको सभा और समिति का चर्चा किया गया है, तो ये में भी आपको पता होगा। एक क्वेश्चन और यहाँ से घुमा दिया जाता है कि सबसे प्राचीन वेद हो गया ऋग्वेद, लेकिन सबसे बाद वाला वेद बोला जाता है, तो आपको लगाना है अथर्ववेद। तो ये सारे पॉइंट है जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था। तो 5वीं बौद्ध परिषद का जो आयोजन किया था मेरे दोस्त, वो किया था हर्ष किया था। हर्ष कहाँ किया था, कन्नौज में किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत ऊपर क्वेश्चन है, यानी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अभी तक आप लोग पढ़े होंगे कि 4 बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, ठीक है। ये सब पढ़ा होगा मे भी, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि आपको प्रथम जो हुआ था, प्रथम आपको अजातशत्रु के समय में हुआ था। देखो हम यहाँ पे लिख देते हैं। फर्स्ट हुआ था आपको कहाँ हुआ था, राजगीर में हुआ था, सबको पता होगा। राजगीर में हुआ था अजातशत्रु के समय, ठीक है। अजातशत्रु के समय हुआ था। सेकेंड कहाँ हुआ था, सेकेंड आपको पता है वैशाली में हुआ था। वैशाली में हुआ था और वहाँ का शासक कौन था, तो कालाशोक था, ठीक है। थर्ड कहाँ हुआ था, तो थर्ड आपको पाटलिपुत्रा में हुआ था। थर्ड पाटलिपुत्रा, और शासक कौन था, तो अशोक के समय में था, ठीक है। और चौथा सबको पता होगा, फोर्थ जो आपका हुआ था कनिष्क के समय में हुआ था, कश्मीर में, ठीक है। कनिष्क, कश्मीर। तो ये चारों क्वेश्चन जो हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। लेकिन क्वेश्चन देखो कितना अच्छा घुमाया था, क्वेश्चन सेट किया गया है बहुत ही बढ़िया आपका दरोगा को देखते हुए। 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था, तो 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन आपका हर्ष किया था। और कहाँ किया था, मैं बता ही चुका हूँ, ये कन्नौज में किया था। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको आप लोग याद रखिएगा। देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि गुप्त काल में किस धातु को सर्वाधिक सिक्के जारी किए थे, यानी गुप्त काल में सर्वाधिक सिक्के जारी किया गया था। तो गुप्त काल में सबसे ज़्यादा सिक्के मेरे दोस्त सोना का जारी किया गया था। और गुप्त काल को ही कौन सा काल कहा जाता है, वैसे भी आपको स्वर्ण युग कहा जाता है, ये भी याद रखना, ठीक है। गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, ये भी एग्जाम में बहुत बार आपका पूछा गया है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा।
देखिए अगला क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आपका पूछा गया है। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली के सुल्तान कौन था। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सुल्तान मतलब दिल्ली का कौन सा शासक था। ये बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये ब्राह्मणों पर जो जजिया कर लगाने का श्रेय दिल्ली में जो जाता है मेरे दोस्त, वो जाता है FST को, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक को जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने का दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक का था। उसने हिंदी को, ठीक है, जिम्मी शब्द का एक देखो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको BPS में भी पूछा था, ठीक है। जिम्मी का मतलब होता है इस्लाम स्वीकार ना करने वाला कहा गया था, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन देखो घुमाएगा, सबसे पहले पूछेगा कि आपको भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम जजिया कर प्रतिरोपित करने का श्रेय किसको जाता है, तो मोहम्मद गोरी को जाता है। ये आप लोग याद रखना, ठीक है, मोहम्मद गोरी के द्वारा आपको जजिया कर प्रथम बार लगाया गया था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों आप लोग याद रखना। और देखो क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, फिरोज शाह तुगलक 2-3 काम किया था। इसका टाइम पीरियड तो आपको FST का पता ही होगा, जो कि 1300 आपको 51 से 88 इसका टाइम पीरियड होता है फिरोज शाह तुगलक का। और इसका 2 बार फिरोज शाह तुगलक का 2 बार राज्याभिषेक होता है, ये भी आप लोग याद रखना। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। और इसने ही आपको एक शहर था जौनपुर को बसाया था, ये भी एग्जाम में बहुत बार आपका पूछा जाता है। एक इसने चलाया था, ये आप अक्सर सुने होंगे, दारुल सफ़ा नाम सुने होंगे ना अपना, देखो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। दारुल सफ़ा विभाग है, ठीक है। तो ये भी किसके द्वारा चलाया गया था, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा गया था। और इसने सर्वप्रथम रोजगार ब्यूरो, ये भी बहुत बार एग्जाम में देखो पूछा जाता है जी, ठीक है, रोजगार ब्यूरो का गठन किया था। रोजगार ब्यूरो का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो यही फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। और फिरोजपुर हो गया, फिरोजाबाद हो गया, हिसार हो गया, फिरोजा हो गया, जौनपुर हो गया, ये सब किसने बसाया था, तो ये फिरोज शाह तुगलक ही बसाया था। देखो मेरे दोस्त, बलबन से आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। बलबन 2-3 काम किया था जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आपको पता है बलबन जो था इल्तुतमिश का दास था, जिसको ग्वालियर के विजय के दौरान इसको खरीदा गया था। इसने एक तो चहलगानी का समाप्त किया था, ये पढ़े होंगे आप लोग, चहलगानी को समाप्त किया था कि समाप्ति, ठीक है। और इसके द्वारा जिले इलाही, इसने अपने आप को जिले इलाही की उपाधि धारण किया था। तो ये भी याद रखना, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, जिले इलाही। तो जिले इलाही आप लोग याद करना। इसने आपके किसी और दरबार में, अपने दरबार में सिजदा और पैबोस प्रथा लाया था, तो इसको भी याद रखना, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, सिजदा और पाबोस, ठीक है। तो इतना आप लोग याद रखना, ठीक है, इतना से ज़्यादा एग्जाम में पूछा नहीं जाता है बलबन से। देखिए आपके एग्जाम में अलाउद्दीन खिलजी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक, आपको पता है बलबन एक लाल महल बनवाया था, ठीक है, लाल महल में ये अपना अलाउद्दीन खिलजी अपना राज्याभिषेक करवाता है, ठीक है। और इसने आपको ये पता होगा कि इसने अपने आप को सिकंदर ए शाही, इसको बोला जाता है द्वितीय सिकंदर ए शाही, ठीक है, अपने आप को ये सिकंदर शाही बोलता था, जिसको द्वितीय सिकंदर भी इसको बोला जाता है, अलेक्जेंडर भी बोला जाता है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुआ है, तो ये भी आप लोग याद रखना, ठीक है। सबसे ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ, सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय में, ठीक है, हुआ तो आपको इल्तुतमिश के भी समय में, लेकिन सबसे ज़्यादा हुआ है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखना। इसने श्री का किला बनाया था, ये भी आपको पता होगा। तो ये सब क्वेश्चन है जो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। राम रायन की उपाधि दिया था, किसको दिया था, रामचंद्र देव को दिया था। हौज खास का निर्माण करवाया था। तो ये सब क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नहीं तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। देखिए 5वां नंबर भी क्वेश्चन अच्छा है। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आपको पता है दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है, किसने बनवाया था। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सेट किया गया है। ये आपको पता है हाजी बेगम के द्वारा बनवाया गया था। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। दिल्ली में जो हुमायूं का मकबरा, हुमायूं की पूरी पत्नी कौन थी, हाजी बेगम ने बनवाया था। इसका वास्तुकार देखो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, वास्तुकार। तो इसका वास्तुकार कौन था ये याद रखना, ठीक है। मीरन मिर्जा व्यास होता है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। मीरन, देखो मीरन मिर्जा ग्यास, ठीक है, ग्यास।
तो यहाँ से 2 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। एक तो सबसे पहले हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो आपको पता है कहाँ है, दिल्ली में है। इसको मतलब किसने बनवाया था, तो इसने हाजी बेगम बनाया था। तो इसका वास्तुकार पूछेगा तो मिर्जा ग्यास आपको याद रखना है। तो इसको एक क्वेश्चन में अभी बताया था शायद आपका, वो बताया था कि आप जजिया कर किसने लगाया था, तो मैं मोहम्मद गोरी बोला हूँ। देखिए मोहम्मद गोरी से भी पहले मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, कासिम को याद रखना, मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले जजिया कर लगाया गया था, ठीक है। उसके बाद आपको मोहम्मद गोरी के द्वारा लगवाया गया था, तो इसको भी आप लोग याद रखना। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉलेट एक्ट जो कि 1919 में किसके काल में लागू किया गया था, बहुत फेमस क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। तो रॉलेट एक्ट जो भैया आपको उस समय गवर्नर जनरल था आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड, आप पढ़े होंगे कि रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में प्रारंभ किया गया था, ठीक है। इसको आप लोग क्या कहा जाता है, इसको पता है, इसको काला कानून भी कहा जाता है, तो इसको भी आप लोग याद रखना, ठीक है। काला कानून बहुत फेमस है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जाता है, ठीक है। इसमें आपको बिना वकील बिना दलील का कानून भी इसे कहा जाता है। इसमें बिना वकील बिना कोई दलील के जो मन में आता था आपको इसके एक्ट के तहत आपको जेल में बंद कर दिया जाता था। इसीलिए इसके लिए देखो अध्यक्ष इसको देखो 2 क्वेश्चन पूछता है, इसके लिए अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। तो इसीलिए आपको सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में इसका कमेटी का गठन हुआ था। तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछ लेता है डायरेक्टली, तो इसको भी आप लोग याद रखना। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बाल, पाल और लाल अत्यधिक प्रमुख नेता थे। ये 3 नाम है, ठीक है, जिसको आपको किसको बताना है, ये किस प्रकार के मतलब किस में कहाँ के नेता थे, स्वराज पार्टी के, गदर पार्टी के, ये कांग्रेस पार्टी के, तो ये कांग्रेस पार्टी के नेता थे। यानी बाल से हो गया आपका बाल गंगाधर तिलक, ये तो पता होगा आपको, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। पाल से हो गया आपको बिपिन चंद्र पाल, लाल से हो गया आपको लाला लाजपत राय। तो ठीक है, तीनों जो थे आपके कांग्रेस के नेता थे। गदर पार्टी का मुख्यालय बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को है, तो इसको आप लोग याद रखना। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये बलिया में किया गया था ऑप्शन के अनुसार। देखिए आपको पता है कि जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में के दौरान देश में कई जगह कई क्षेत्र में आपको समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी, जो कि बलिया जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जहां समानांतर सरकार का गठन किया गया था। यहाँ की सरकार का नेतृत्व कौन कर रहा था बलिया में, चित्तू पांडे, आप नाम सुने होंगे चित्तू पांडे का, ठीक है। तो ये चित्तू पांडे के द्वारा नेतृत्व किया गया था, तो इसको आप लोग याद रखना, ठीक है। अलग अलग क्षेत्र में हुआ था, बलिया के अतिरिक्त आप जाइएगा बंगाल में भी हुआ है, आपको महाराष्ट्र के सतारा में, उड़ीसा के तलचर में। तो ये सारे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। देखिए आपके एग्जाम में पूना समझौता भी बहुत बार पूछा गया है। पूना समझौता 1932 के किसके बीच हुआ था, तो पूना समझौता आपको पता है गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। बहुत बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी का गठन किए थे। तो ये भी क्वेश्चन देखिए अपने आप में बहुत खास है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन, आप नाम सुने होंगे, जो 1930 ईस्वी में जो होता है त्रिपुरी अधिवेशन 1930 में गांधी जी से मतभेद हो गया था। बाद में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। देखो मेरे भाई अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। आपसे क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य तो आपको पता है कौन सा है, आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका राजस्थान है, ठीक है। तो इसको आपको चारों क्रम में याद रखना, तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। आपका उसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र हो गया, और आपका उत्तर प्रदेश हो गया, और गुजरात हो गया, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखना, सिलसिलेवार से ये एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। सतपुड़ा की रानी किसको कहा जाता है, तो आप लोग पढ़े होंगे पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। पंचमढ़ी कहाँ पड़ता है, तो आपको ये मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। आप देखे होंगे आप लोग मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिला में पंचमढ़ी पर्वत आपको देखने को मिलेगा, जो सतपुड़ा श्रेणियों के बीच में होता है, ठीक है। इसीलिए इसी कारण से इसको सतपुड़ा की रानी कहा जाता है, तो ये आप लोग इसको याद रखना।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, ये भी क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा है और बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कह रहा है भारत की निम्नलिखित में से नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। आपको देखो पूछा रहा है कि डेल्टा नहीं बनाती है, ठीक है। तो डेल्टा आपको कौन नहीं बनाता है, तो ये डेल्टा आपको ताप्ती नहीं बनाता है, ठीक है। देखो गंगा, गोदावरी एवं महानदी ये सब पूर्वी प्रवाह वाली नदियाँ, ठीक है। ये बंगाल की खाड़ी में अपना स्थान से मिल जाता है और बिंदु डेल्टा का निर्माण करता है, ठीक है। जबकि ताप्ती पश्चिमी दिशा में बहता प्रवाहित होने वाली नदी है, तो इसको आप लोग या अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है। आप लोग ताप्ती के साथ साथ नर्मदा को भी याद रखना, दोनों ऑप्शन में दिया जाता है, ठीक है। कभी ताप्ती दे देगा, कभी नर्मदा, दोनों आपको डेल्टा नहीं बनाता है, डेल्टा की जगह दोनों एस्चुरी का निर्माण करता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन अपने आप में खास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। देखिए ये भी एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार आपके एग्जाम में देखने को ये क्वेश्चन मिला होगा, ठीक है। तो ये आप पढ़े होंगे जिंक कार्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। ये इसका जो आंसर हो जाएगा 14 का 1 हो जाएगा। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिंक कार्बेट नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना कब होता है, तो एग्जाम में पूछा जाता है। स्थापना 1936 में होता है। इसको पहले ना हेली नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता था, ठीक है। इसको हेली नेशनल पार्क, ये भी याद रखना दोस्त, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। हेली नेशनल पार्क इसको बोला जाता था, नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना। अब आपको प्रोजेक्ट टाइगर तो आपको पता होगा 1973 वाला, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना कब हुआ था, तो 1973 में हुआ था, ठीक है। चलिए, कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में स्थित है। ये भी बहुत बार आपके एग्जाम में देखने को मिला होगा। कोयना, देख भैया कोयना जैसी आए सीधा आप महाराष्ट्र में जाना, ठीक है। कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना कृष्णा नदी पर है, ये भी याद रखना, ठीक है। किस नदी पर है ये, तो ये आपको कृष्णा नदी पर है, ठीक है। कृष्णा नदी पर बनाया गया है। कृष्णा नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है, कोयना का बनाया गया है। परियोजना को आपको महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा, सतारा जिला जब जाओगे घूमने के लिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, ठीक है। कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था आपका SBI, ठीक है। भारतीय स्टेट बैंक का जो जन्म होता है आपको पता है कब होता है, आपका 2 जून 1806 को इसका आपको स्थापना होता है। लेकिन घुमाता है, इसका मुख्यालय हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। कलकत्ता के रूप में, पहले कलकत्ता में हुआ था, इसका कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। और फिर बाद में आपको ये सब अदर बैंक का स्थापना होता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 1921 में इसे बैंक ऑफ मद्रास कहा गया था, ठीक है। फिर बाद में इसको बैंक ऑफ मुंबई भी कहा गया है। ये सब मिला के लास्ट में क्या कर दिया गया है, इसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बोला गया है। तो बस आप लोग को ये पता होना चाहिए। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष के लिए की गई थी। देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ये भी एग्जाम में आपसे कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको 5वीं पंचवर्षीय योजना जो था आपको केवल 4 वर्ष का था, ठीक है। जो कि 1974 से 1978 के बीच में हुआ था, 74 से 78, ठीक है। 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल होता है आपको 1974 से 78 तक होता है। और मार्च 1978 में आपको पता है जनता की सरकार ने 4 वर्षों के पश्चात ही 5वीं पंचवर्षीय योजना को सरकार ख़त्म कर दिया जाता है। किसके समय में, तो ये आपको जनता पार्टी याद रखना, जो 1978 में आया था, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 5वां। देखिए अगला क्वेश्चन है, 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। देखिए भाई आपसे 10वां पूछा गया, 10वें वित्त आयोग का जो अध्यक्ष था आपको वो KD पंत था। देखिए अभी एग्जाम में जो पूछा जाएगा ना, एक तो आपके एग्जाम में 14वां पूछ सकता है, ठीक है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आपको पढ़े होंगे YV रेड्डी है, ठीक है। YV रेड्डी। 15वें देखो आपसे पूछा जाता है अभी वर्तमान में, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आप पढ़े होंगे NK सिन्हा, NK सिन्हा। तो ये आप दोनों याद रखना, ये दोनों पूछने का चांस ज़्यादा है आपके एग्जाम में, ठीक है। NK सिन्हा, ठीक है। तो इसका आंसर जो आपका क्या हो जाएगा D। लेकिन मेरे दोस्त 14वां याद रखना V रेड्डी और 15वां जो है NK सिन्हा। जो मैं बता रहा हूँ उस पर फोकस करना, बाकी जो आपका क्वेश्चन दिया गया है वो तो दिया गया ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 19 बैंक दर किस ब्याज के दर पर मानी जाती है। जो आपका बैंक दर जो होता है वो किस ब्याज के दर पे होता है। बैंक दर किसकी ब्याज दर मानी जाती है, ये भी क्वेश्चन देखिए अच्छा है। तो ये बैंक दर जो है मेरे दोस्त आपका, ये जिस बैंक पर वाणिज्यिक बैंक जो बैंक को आपको इंडिया को धन उधार देता है उसी को माना जाता है, ठीक है। यानी इसका आंसर सी होगा, जिस पर वाणिज्यिक बैंकों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से धन उधार लिया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है।
देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का स्थापना कब हुआ है, ये भी देखिए एग्जाम में प्रीवियस ईयर है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो ये भी पूछने का चांस ज़्यादा रहता है आपके एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन सारा अच्छा करवाया जा रहा है। ठीक है, जो भी सिलेक्ट किया गया क्वेश्चन वो बहुत ही बेहतरीन किया गया है। ठीक है, तो इसका जो स्थापना होता है आपको 1875 में होता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? तो ऐसा किस आर्टिकल में कहा गया है? तो आपको ऐसा ये धारा 32 में देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में प्रावधानों के तहत देश में कोई भी व्यक्ति आपको मूलभूत अधिकारों का आपका हनन का मामला सीधे कहाँ लेके पहुंचेगा? सीधा उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है। ठीक है, यह व्यक्ति का मूल अधिकार है और इसे संवैधानिक उपचारों के अधिकार के नाम से भी पूछा जाता है। क्वेश्चन देखो बड़ी बार पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद को संवैधानिक उपचारों का अनुच्छेद कहा जाता है, तो आपको 32 को ही किया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत चलता फिरता क्वेश्चन है और बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, देखिए राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? आपसे पूछ रहा है कि राज्यसभा के सदस्य का जो निर्वाचन होता है कितनी अवधि के लिए होता है? तो ये आपको 6 वर्ष के लिए होता है। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको पता है राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितना होता है? तो 250 होता है। ठीक है, जिसमें से राज्यसभा राष्ट्रपति को नामित कितना करता है? तो 12 करता है। आपको राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति नामित करता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र में उधर चला जाएगा 238 उधर हो जाएगा, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और ये 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। आपको ये भी पता होगा कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, ये तो पता होगा आपको। ठीक है, इसका 1/3 भाग जो प्रत्येक 2 वर्ष के लिए समाप्ति के लिए हो जाता है और अनुच्छेद आपको 83 के 1 में ऐसा उल्लेख है, तो इसको अब आप लोग याद रखना है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधा मिलता है जी। चलिए देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों का परिभाषित किया गया है? यानी मुख्यमंत्री का कार्य कौन सा आर्टिकल में किया गया है? तो आपको 167 में किया गया है, तो इसको आप लोग याद रखना। यहाँ भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, 64 तो आपको पता होगा मंत्रिपरिषद के लिए यूज होता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए करा भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? ये भी क्वेश्चन अच्छा है, तो आपको पता होगा 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन के तहत ऐसा जोड़ा गया था, ये आपको पता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जिस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी विधानसभा नहीं होती है उसके प्रशासन का दायित्व किसके पास होता है? ये भी क्वेश्चन देखिए अच्छा सेट किया गया है, तो उसे में आपको कौन देखता है? आपको राष्ट्रपति के द्वारा देखा जाता है, जिसको आप लोग याद रखिएगा। केंद्र शासित प्रदेश भारत के संघीय ढांचा का एक आपको पता है उपराष्ट्रपति प्रशासनिक इकाई होता है। भारत के राज्य की अपनी चुनी जाती है सरकार, जिसमें से आपको केंद्र शासित प्रदेश धीरे धीरे भारत सरकार के शासन में होता है, और भारत का राष्ट्रपति हर केंद्र शासित को एक सरकारी प्रशासक वहाँ के आपको उपराज्यपाल नामित करता है, जैसे दिल्ली में आप देख रहे होंगे। ठीक है, जो राष्ट्रपति के नाम से प्रशासन आदि का कार्य करा जाता है। ठीक है, दिल्ली में देख रहे हैं ना आप, दिल्ली में उपराज्यपाल है, तो उसी के परिपेक्ष में ये क्वेश्चन मैं सेट किया था। चलिए अब देखते हैं बायोलॉजी का क्वेश्चन कुछ सेट किया गया है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5-6 क्वेश्चन मैंने बायोलॉजी का सेट किया था। देखिए कह रहा है कौन सा उत्तक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? तो कौन बनाता है आपको? तो ये सक्लोरेना कायमा बनाता है, तो इसका जो आंसर होगा आपका ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखना। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 27 क्वेश्चन नंबर देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? ठीक है, तो लेंस बनाने में आपको पता है मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है। लेंस बनाने में आपको पता है किसका पारदर्शक माध्यम का प्रयोग किया जाता है, जो प्रकाश की किरणों को अपनी ओर गुजरने देता है, जैसे आपका कांच हो गया। ठीक है, कांच हो गया, पानी हो गया आपका, ठीक है, प्लास्टिक हो गया, तो ये सब का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, अपारदर्शक का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि उसमें क्या होगा, क्योंकि उसमें प्रकाश की किरणें अपने में से गुजरने नहीं देता है, जैसे मिट्टी और लोहा, तो उसमें तो लाइट ही नहीं गुजरेगा, तो कहाँ से बनेगा लेंस। ठीक है, चलिए देखिए कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब यह
तो ये आपको 28 नंबर हो जाएगा। आपको काला और खुरदरा होना चाहिए, ये तो आपको पता होगा, तभी तो ऊष्मा को अवशोषण करेगा। कोई पिंड काला और खुरदरा हो तब वह ऊष्मा को सबसे अधिक अवशोषण करता है, जैसे आप पढ़े होंगे किरचॉफ का नियम। ठीक है, किरचॉफ के नियम के अनुसार यह ऊष्मा का सबसे अच्छा उत्सर्जक भी होता है, तो इसको आप लोग याद रखना। देखिए एफिल टावर से मैं क्वेश्चन सेट किया था। विस्तार के कारण एफिल टावर की गर्मियों में अधिक लंबा हो जाता है। आपको पढ़े होंगे एफिल टावर हल्का सा जो झुक जाता है गर्मियों के दिनों में, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एफिल टावर गर्मियों के तापीय विस्तार होता है, उसमें क्या होता है आपका तापीय विस्तार होता है, जो आंसर हो जाएगा इसका बी होता है। तापीय विस्तार के कारण लंबा हो जाता है। तापीय विस्तार एक ऐसी घटना है जिसमें पता है जिसमें कारण किसी धातु गर्म होने पर क्या होता है फैलता है और ठंडा होने पर सिकुड़ जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि धातु को गर्म होने पर फैलता है कि सिकुड़ता है। तो धातु गर्म होगा तो क्या होगा फैलेगा, और ठंडा होगा तो सिकुड़ेगा। ठीक है, तो गर्मियों के दौरान एफिल टावर आपको 6 इंच तक लंबा हो जाता है, तो ये आप लोग याद रखना। ठीक है, 6 इंच तक आपका लंबा हो जाता है, तो ये क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है किस धातु को पहले वॉल फ्रेम कहा जाता था। देखिए वॉल फ्रेम के नाम से जाना जाता है, तो आपको पता है टंगस्टन को पहले वॉल फ्रेम कहा जाता है। टंगस्टन का यूनिट का मात्रक क्या होता है, तो इसको हम लोग डब्ल्यू से इसको सूचित करते हैं। ठीक है, टंगस्टन को पहले वॉल फ्रेम कहा जाता है, जिसका आपको प्रतीक या संकेत क्या होता है डब्ल्यू होता है। और इसका परमाणु संख्या भी कई बार एग्जाम में पूछ लेता है लोको पायलट में। ठीक है, जब मैं दिया था लोको पायलट एग्जाम तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा भी गया था ये। ठीक है, तो ये टंगस्टन आप लोग याद रखना। टंगस्टन का आपका टंगस्टन खनिज जो है आपका, इसको भारी पत्थर के लिए स्वीडिश नाम भी दिया गया था, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो इस तरह से ये आपको सुपर 30 सीरीज लेकर आया हूँ दरोगा का एग्जाम को देखते हुए। आप इसको देखिए, अगर इसमें आपका 25 नंबर आ रहा है तो समझिए आपका तैयारी अच्छा है। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही बढ़िया सेट किया गया है। तो इस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, 1-2 बार रिवीजन कर लीजिएगा। दूसरा वीडियो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा, तब तक इसको रिवीजन कीजिए। धन्यवाद।